आपकी लाइफ में कोई है जो आपको खून पीता हो? अगर है तो आप उसे वैम्पायर कह सकते हो, क्योंकि वैम्पायर्स को ब्लड सकिंग मॉन्स्टर्स माना जाता है। लेकिन वैम्पायर्स का ओरिजिन कब और कैसे हुआ, किस कल्चर में हुआ, कैसे वो ब्लोटेड डेड बॉडी से पॉप कल्चर के सेक्सी स्वीट हार्ट्स बन गए, तो चलिए आज हम वैम्पायर्स की हिस्ट्री, एंशिएंट रूट्स और रियल लाइफ इवेंट्स जानते हैं जिन्होंने वैम्पायर्स को लेकर डर और पैनिक क्रिएट कर दिया था। तो माइथोलॉजी लवर्स उनसे मिलते हैं जो आपके खून को कॉकटेल समझते हैं। वैम्पायर वर्ड आने से पहले भी वैम्पायर्स का कॉन्सेप्ट था। बेसिकली एंशिएंट वर्ल्ड में भी कॉन्सेप्ट था ऑफ बीइंग्स जो आपकी बॉडी से ब्लड या लाइफ सक कर सकते थे, और ऐसे बीइंग्स हमें मेसोपोटामियन, ग्रीक, इंडियन, इजिप्शियन एंड और भी कई सारे ट्रेडिशंस में मिलते हैं। बट पता है, इन सब में एक चीज कॉमन थी जो मॉडर्न वैम्पायर से अलग थी। वो थी कि इनमें से कोई भी अनडेड ह्यूमन नहीं था जो बाद में वैम्पायर बन गया, बल्कि ये सब हमेशा से ही नॉन ह्यूमन मॉन्स्टर टाइप बीइंग थे। चलो अब इन पे एक एक करके बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद लिलिथ, जो हमें हिब्रू ट्रेडिशंस में मिलती है। पता है, शी इज द फर्स्ट फीमेल वैम्पायर। देख रहे हो, लड़कियां कभी भी लड़कों से पीछे नहीं थी। एनीवेज, वैसे लिलिथ हिब्रू ट्रेडिशन से पहले भी एग्जिस्ट करती थी इन मेसोपोटामिया, जहां उसे लिलितू कहते थे। वैसे तो इस नाम का मतलब है स्केरी नाइट मॉन्स्टर, बट मुझे तो यह नाम क्यूट लगा। एनीवेज, लिलिथ को बेबीज पे प्रे करते हुए या उन्हें मारते हुए दिखाया जाता है, और कभी कभी उन वुमेन पे भी अटैक करते हुए दिखाया जाता है जो बेबीज को जन्म देने वाली होती हैं। काफी स्पेसिफिक टेस्ट है वैम्पायर का, नहीं? स्ट्रिक्स ग्रीक वर्ल्ड के बर्ड लाइक क्रिएचर्स थे जो ह्यूमन फ्लैश और ब्लड पे पार्टी करते थे। हाँ सही में, और बेबीज इनके फेवरेट प्रे हुआ करते थे। ये बेबीज से सबको इतना क्या लगाव है? वैसे मोस्टली इन्हें आउल लाइक बर्ड्स माना जाता था, बट कुछ अकाउंट्स के हिसाब से दे हैड द हेड ऑफ अ वुमन एंड बॉडी ऑफ अ बर्ड। वेताल्स इंडियन वर्जन ऑफ वैम्पायर हैं। माना जाता है कि ये क्रेमेटोरियम्स में रहते हैं और वहाँ पेड़ पे अपसाइड डाउन लटके होते हैं, जस्ट लाइक बैट्स। इट इज सेड कि वो डेड बॉडी को कंट्रोल और एनिमेट कर सकते थे, और साथ ही उन्हें अच्छा स्टोरी टेलर भी कहा जाता था। ज्यूइश ट्रेडिशंस में अलूका मींस लीच, एंड माना जाता है कि ये लिविंग ह्यूमन की फॉर्म में होते थे एंड देन कुड शेप शिफ्ट इनटू अ वुल्फ टू ड्रिंक ब्लड। लेकिन ये भी कहा जाता है अगर इन्हें ज्यादा टाइम तक ब्लड ना मिले तो दे कैन डाई। तो याद रखना, इन्हें कभी भी ब्लड डोनेट मत करना। इजिप्शियन गॉडेस सेख्मेत इज आल्सो अ प्रोटो वैम्पायर। इनका हेड लायनेस का है और बॉडी ह्यूमन की, एंड माना जाता है कि एक बार ये इतने गुस्से में आ गई थी कि इन्होंने सारे इंसानों का खून पी लिया था। बाप रे, इसके बाद गैस हो गई होगी। एनीवेज, इन बीइंग से मिलकर हमें पता चलता है कि वैम्पायर टाइप क्रिएचर्स का आइडिया बहुत सारे कल्चर्स में बहुत सारे टाइम से था, और ये इसलिए था क्योंकि वैम्पायर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डेथ या अननोन फियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और मॉडर्न वैम्पायर्स भी कहीं ना कहीं इन्हीं थीम्स पे बेस्ड हैं। लेकिन मॉडर्न वैम्पायर्स हमें बहुत बाद में मिलते हैं इन 17th एंड 18th सेंचुरी इन यूरोप। मॉडर्न वैम्पायर की इमेज हमारे दिमाग में सुंदर हैंडसम बीइंग की है, लेकिन क्वाइट फ्रैंकली अर्ली वैम्पायर्स ऑफ यूरोप कहीं से भी प्रिटी नहीं थे। ये अर्ली फोक वैम्पायर्स ऑफ यूरोप वर कॉल्ड रेवेनेंट्स, यानी द अनडेड हु रिटर्न्ड फ्रॉम द ग्रेव। स्टाइलिश और चार्मिंग तो दूर की बात है, वो ब्लोटेड होते थे विद ड्राई क्रैक्ड स्किन, एंड वो हमेशा बरियल क्लोथ्स ही पहनते थे। वैसे ठीक है, ग्रेव में वो नए कपड़े कहां से लाएगा? इतना ही नहीं, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उन्होंने सो कॉल्ड वैम्पायर्स की ग्रेव्स में से च्यूइंग साउंड भी सुनी थी। बैड मैनर्स यार, वैम्पायर चबाते हुए आवाज नहीं करते। एनीवेज, ऐसे वैम्पायर पैनिक्स का सबसे फेमस केस हमें ईस्टर्न यूरोप में मिलता है इन द अर्ली 1700s। इट इज द केस ऑफ पीटर ब्लेहोविच फ्रॉम सर्बिया। माना जाता है ही मर्डर्ड 9 पीपल, बट ये स्केरी बात नहीं है। स्केरी बात ये है कि ही मर्डर्ड देम खुद मरने के बाद अपनी ग्रेव से निकलकर। क्रीपी ना? तब के लोग मानते थे कि आफ्टर हिज डेथ वो अपने विलेज में रात को आया करता था लोगों का खून पीने। प्यासा होगा बेचारा। बट एक बात तो है जो मैंने पहले भी बताई थी, 9 of his villagers died due to loss of blood। अरे इतना एक्साइटेड ना हो, इन थ्योरीज में एक प्रॉब्लम थी। पीटर की ग्रेव वैसी की वैसी थी जैसी वो बरियल के टाइम पे थी। किसी के ग्रेव से बाहर आने और वापस अंदर जाने का कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन मास हिस्टीरिया कभी लॉजिकल थोड़ी होता है, इसलिए पीटर की ग्रेव को डग किया गया। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? सिर्फ कॉमन लोग नहीं, बल्कि कुछ गवर्नमेंट और चर्च ऑफिशियल्स भी इस मास हिस्टीरिया का पार्ट थे। पर जब उन्होंने पीटर की बॉडी ग्रेव में देखी तो उनका शक यकीन में बदल गया, क्योंकि उसके टीथ और फिंगरनेल्स पहले से बहुत बड़े हो गए थे। उसके फेस पे भी ब्लड स्टेन्स थे, और तो और उसका स्टमक भी इतना ब्लोटेड था कि मानो अभी अभी उसने कोई हेवी मील खाया हो। ये देखकर सबने मिलकर मरे हुए को दोबारा मारने का फैसला कर लिया, एंड दे स्टैब्ड हिम इन द हार्ट विद अ वुडन स्टेक, एंड उसके बाद दे बर्न्ड हिज बॉडी।
ताकि कोई भी डिमोनिक प्रेजेंस हो तो उसका एंड भी बॉडी के साथ हो जाए। ये मास हिस्टीरिया मॉब से कुछ भी करवा सकता है। बट टू बी फेयर, आई गेस शायद उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था कि जो सब पीटर की बॉडी के साथ हो रहा था वो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन था। उसके टीथ और नेल्स बड़े नहीं हो रहे थे, बल्कि उसकी बॉडी श्रिंक कर रही थी, और जो ब्लड उसके फेस पे था वो उसका अपना था जो उसकी बॉडी अपने आप रिलीज कर रही थी। इतना ही नहीं, उसका ब्लोटेड स्टमक और बॉडी से आ रही गैसेस की आवाज भी नॉर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस का पार्ट थी। इस पूरे केस से हमें एक चीज प्रूव हो जाती है कि इंसान अननोन से डरता है एंड उसे इजीली मॉन्स्टर मान लेता है। एनीवेज, पीटर के केस के बाद ये वैम्पायर हिस्टीरिया स्प्रेड करता गया एंड बहुत सारी डेड बॉडीज को ग्रेव से निकालकर दोबारा मारा गया। बट इवेंचुअली ओवर टाइम यूरोप में वैम्पायर्स को लेकर डर कम होने लगा, लेकिन इन 18th एंड 19th सेंचुरी यूएसए में वैम्पायर्स को लेकर पैनिक शुरू हो गया, और इसका सबसे बड़ा रीजन था स्प्रेड ऑफ द डिजीज टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। इस बीमारी को कंजम्पशन का भी नाम दिया गया था क्योंकि ये पूरी फैमिलीज को कंज्यूम कर जाया करती थी। बट सैडली उस टाइम पे साइंस इतनी एडवांस नहीं थी एंड लोगों के पास इस बीमारी का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था। इसलिए दे केम अप विद एन एब्सर्ड आइडिया कि शायद उनके डेड रिलेटिव्स लिविंग फैमिली मेंबर्स की बॉडी में से लाइफ ड्रेन आउट कर रहे हैं। वैसे मेरा मानना भी यही है कि रिश्तेदार ही रिश्तेदार के दुश्मन होते हैं। एनीवेज, इसके बाद जो यूरोप में हुआ था वो यूएस में भी हुआ। उन्होंने भी ग्रेव में से बॉडीज निकाल के बर्न करना स्टार्ट कर दिया, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लोग डिजीज और उससे होने वाली डेथ को समझ नहीं पाए और उसे सुपरनैचुरल स्पिन देके वैम्पायर बना दिया। अब स्केरी वैम्पायर को तो हम जान गए, पर अब तक ये नहीं जाने कि ये वैम्पायर इतने सोफिस्टिकेटेड, एरिस्टोक्रेटिक और वेल्दी कैसे हो गए। कोई नहीं तो अब जान लेते हैं। वैम्पायर्स की पर्सनालिटी में ये चेंज आया ड्यू टू लिटरेचर। वैम्पायर वर्ड हमें इंग्लिश में 1740s में मिलता है एंड 1819 में आई जॉन पॉलिडोरीज बुक द वैम्पायर में हम लॉर्ड रुथवेन से मिलते हैं, जो पहला सोफिस्टिकेटेड, एरिस्टोक्रेटिक और वेल्दी वैम्पायर था। वो ग्रेवयार्ड्स का नहीं बल्कि पोलाइट विक्टोरियन सोसाइटी का पार्ट था। बेसिकली वैम्पायर अब जमीन से जुड़ा नहीं रहा। इसके बाद हमें 1872 में कार्मेला नाम की बुक मिलती है जिसमें फर्स्ट फीमेल मॉडर्न वैम्पायर होती है। ये बुक फीमेल और सोसाइटी की बाउंड्रीज को टेस्ट और पुश करती है एंड सोसाइटी से एक्सेप्ट भी कर लेती है, क्योंकि ऑफ कोर्स सोसाइटी की बाउंड्रीज कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक वैम्पायर क्रॉस कर रही होती है। इन सारी बुक्स के बाद एक बुक आती है जो वैम्पायर्स के लिए गेम चेंजर होती है, और वो बुक है ब्राम स्टोकर्स ड्रैकुला, जो 1897 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में हमें आज तक का सबसे फेमस वैम्पायर काउंट ड्रैकुला मिलता है। यस, ड्रैकुलास आर अ फॉर्म ऑफ वैम्पायर्स। ड्रैकुला से ही हमें वो सारे कॉमन ट्रोप्स मिलते हैं जिन्हें आज हम वैम्पायर से जोड़ते हैं, जैसे कि पेल कम्प्लेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ बैट, नो रिफ्लेक्शन एटसेट्रा, along with them being wealthy and charming। लेकिन पता है ड्रैकुला को इतना फेमस क्या बनाता है? नहीं पता? कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। ड्रैकुला विक्टोरियन वर्ल्ड की सोशल एंजाइटीज का रिफ्लेक्शन था। उसकी सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल अर्जेस खुद को प्योर मानने वाले विक्टोरियन लोगों के लिए टू मच थी, जिस वजह से वो उसे हेट करने लगे एंड उससे कनेक्ट करने लगे। इतना ही नहीं, उसने विक्टोरियंस के इमिग्रेंट्स और कल्चरल इन्वेजन के फियर को भी यूज किया, जिस वजह से उसके लिए हेट और बढ़ गई और कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो गया। वैसे उसकी वेल्थ भी उसे हेट करने का एक रीजन बन गई, क्योंकि विक्टोरियंस के लिए इट रिप्रेजेंटेड अनचेक्ड कैपिटलिस्ट ग्रीड। अब कोई आपके फियर को इतने सारे लेवल पे टैप करेगा तो यादगार ही बनेगा ना। फिल्म्स ने वैम्पायर को फेमस और घर घर तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। आई थिंक अगर फिल्म्स न होती तो वैम्पायर्स हमारे कल्चर का इतना बड़ा पार्ट ना होते। एनीवेज, फिल्म में वैम्पायर को पहला ब्रेक मिलता है आइकॉनिक फिल्म नॉस्फेराटू में, जो कि 1922 में बनी थी। वैसे अभी रिसेंटली इसका रीमेक भी बना है, इंटरेस्टिंग है, देख सकते हो। नॉस्फेराटू वाज इंस्पायर्ड बाय द ड्रैकुला बुक, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इसमें दिखाया गया है कि वैम्पायर्स कैन डाई ड्यू टू सनलाइट। इससे पहले वो ड्रैकुला बुक में सिर्फ सनलाइट से वीक होते थे। एक फन फैक्ट बताऊं, गार्लिक और क्रूसिफिक्स भी वैम्पायर्स को भगाने के काम आते हैं। एनीवेज, इसके बाद कुछ साल बीत गए और वैम्पायर्स का आइडिया भी बदल गया। इन द ईयर 1994 इंटरव्यू विद द वैम्पायर नाम की फिल्म आई और इसने वैम्पायर्स को एकदम ही अलग लेंस से दिखाया। इट टोल्ड अस स्टोरीज ऑफ वैम्पायर्स जो खुद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं। दे आर देमसेल्व्स ट्राइंग टू डील विद देयर ट्रैजिक एग्जिस्टेंस, लोनलीनेस एंड मोरालिटी। इस फिल्म से वैम्पायर सिर्फ इवल नहीं रहे बल्कि थोड़े ह्यूमन और ट्रैजिक बन गए। लेकिन 2000 की फिल्म ट्वाइलाइट ने वैम्पायर्स को लेकर सारा वर्ल्ड व्यू ही बदल दिया। इस फिल्म को आप लव कर सकते हो या हेट कर सकते हो, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वैम्पायर्स को लेकर ये फिल्म किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं थी। इस फिल्म में वैम्पायर्स सन में जलते मरते नहीं थे बल्कि चमकते थे। इनफैक्ट उनकी स्किन डायमंड जैसी थी
इतना ही नहीं, वो वेजिटेरियंस थे, मतलब वो ह्यूमन ब्लड पे नहीं, एनिमल ब्लड पे फीड करते थे। चलो, ब्लड बैंक वालों को खून की कमी नहीं होगी। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो है कि वैम्पायर्स टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स से लड़कियों के सपनों के राजकुमार बन गए। एनीवेज, ये दिखाता है कि वैम्पायर्स भी कल्चर और टाइम के साथ चेंज होते गए एंड तभी रेलेवेंट भी रहे। वैम्पायर्स को एज मॉन्स्टर्स तो देखा ही जाता था, बट साथ ही वो सोशल एंड पॉलिटिकल डिसऑर्डर का सिंबल बन गए। जैसे हमने डिस्कस किया था, वैम्पायर सबसे पहले फियर ऑफ डेथ का सिंबल थे, उसके बाद डिजीज का बन गए, और धीरे धीरे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई, वो उस सोसाइटी की प्रॉब्लम्स का सिंबल बन गए। बेसिकली जो लोग सोसाइटी में फिट नहीं होते थे या आउटसाइडर्स होते थे, वैम्पायर उनका सिंबल होता था। देयर आर सब एग्जांपल्स लाइक रिच विक्टोरियंस के लिए पुअर यूरोपियंस, तो किसी सोसाइटी के लिए रिसोर्सेज पे बर्डन डालने वाले इमिग्रेंट्स, या मॉडर्न टाइम्स में क्यूअर पीपल। इतना ही नहीं, अर्ली टाइम्स में चर्चेस ने भी वैम्पायर लोर का यूज किया अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए। चर्च मेड पीपल बिलीव कि अगर आपकी लाइफ फुल ऑफ सिंस होगी तो आप डेथ के बाद वैम्पायर बन जाओगे। बट फिर चर्च खुद उनकी सेवियर भी बन गई बाय टेलिंग देम दैट कि देयर इज नथिंग टू फियर, क्योंकि चर्च विल हेल्प देम वॉश देयर सिंस एंड हेल्प देम लिव अ बेटर लाइफ। जस्ट टू ऐड टू दिस, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप ध्यान दोगे तो नोटिस करोगे कि थ्रू आउट हिस्ट्री हमारे फियर्स को पावरफुल इंस्टीट्यूशंस ने टूल बनाया है हमें कंट्रोल करने के लिए। एनीवेज, ये थी वैम्पायर्स की हिस्ट्री, बट आई एम एक्साइटेड टू सी कि वैम्पायर्स आगे कैसे इवॉल्व होते हैं एंड सोसाइटी के किस फियर का सिंबल बनते हैं। तो मैथोलॉजी लवर्स, आपको कौन सा वैम्पायर पसंद है? नीचे कमेंट करके बताना, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना, वरना आपका खून पिया जाएगा। बाय।